गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है जयदीप प्रमाणिक और आप सबों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। आज हम लोग मॉडल सेट कंप्लीट कर देंगे। जो हम लोग का पिछला वीडियो में हम लोग जो जितना क्वेश्चन किए थे आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो जुड़े रहे लास्ट तक और मज़े लीजिए वीडियो का। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करेंगे। हाँ, उससे पहले एक बात है आपको बताना चाहेंगे कि जो इससे पहले जो पिछला वीडियो है वो अगर नहीं देखे हैं तो वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। वैसे ये बनाए थे, थोड़ा सा वीडियो मेरा लास्ट में एडिटिंग के ख़राब हो चुका था जिसकी वजह से वो दिख नहीं रहा था आपको क्लियरली। तो फिर से स्टार्ट कर लेते हैं ग्रुप 18 से। पूरा क्लियर आज पूरा कवर हो जाएगा। 35 का 35 क्वेश्चन सेट में जो आपका है वो पूरा कवर कर देंगे। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स के ऊपर होगा जो कल ही हम अपलोड करेंगे। फिजिक्स का भी मॉडल सेट को हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद क्वेश्चन बैंक को भी कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक रिएक्शन है और एक रिएक्शन में से आपको यहाँ पे ए बताना है कि इसमें से चार ऑप्शन जो दिया गया है इनमें से क्या बनेगा इस रिएक्शन में। तो ये रिएक्शन तो आप जान ही रहे हैं, बहुत सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, दो कार्बन है मतलब इथाइल और Br मतलब ब्रोमाइड। ये इथाइल ब्रोमाइड है और इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करना है अल्कोहलिक AlC लिखा हुआ है यानी अल्कोहलिक KOH के साथ। तो इसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए हम आपके लिए नोट्स भी लाए हैं, आप कॉपी कलम लेके बैठे ताकि आप नोट्स को उतार सकें, है ना। हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा हिंट्स भी देते रहेंगे ताकि आपको वो बोर्ड एग्जाम में मदद करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, ये था इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन किससे करवाना है, अल्कोहलिक KOH से। जैसे ही अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे होता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोगों को देखने को मिलेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, कैसे एलिमिनेट होंगे, एलिमिनेट समझ रहे हैं ना, बाहर निकलना, निकाल दिए जाएंगे ना। एलिमिनेट कैसे होंगे वो देखिए। सबसे पहले तो ये Br है, Br जिस कार्बन के साथ लगा होता है हम उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके बगल के कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हम इसी को हम ऐसे लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे CH2 है, Br जो था उसको हम नीचे लिख दिए हैं। यहाँ पे CH3 था, CH3 में हम CH2 रखे हैं और एक H को यहाँ रख दिए हैं। हम ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि अल्फ़ा से ब्रोमीन हटेगा। ये एलिमिनेशन बोल रहा है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा से ब्रोमीन हटेगा और ये CH2 जो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था हमारा CH3 वहाँ से आपका हट जाएगा H। इसको सिंपल में ऐसे बोलेंगे, जो अल्फ़ा कार्बन है उसमें से बीटा निकल जाएगा और बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन। और ये निकलते कैसे हैं वो भी देखिए। K के साथ Br निकलेगा और OH के साथ H, OH के साथ H मतलब KBr और यहाँ से H और यहाँ से OH H2O, है ना। ये दो चीज़ बाहर निकल जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH2 और एक फिर CH2। तो CH2 अब देखिए यहाँ पे कार्बन का तो हाथ चार होता है, चार में से दो हाइड्रोजन पकड़ा हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे था। अब यहाँ से H अगर निकल गया तो यहाँ पे एक हाथ रह जाएगा और यहाँ पर भी एक हाथ रह जाएगा, दोनों मिला करके यहाँ पे बनेंगे एक डबल बॉन्ड। अब सिंपल में इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये बनने वाला आपका प्रोडक्ट इथीन। तो जो आपका ऑप्शन में जो था उसका अगर इस क्वेश्चन का देखा जाए तो उसका सही आंसर ये वाला होगा, पहला आंसर, आंसर ए होगा कि अल्कोहलिक KOH रहे और अगर इथाइल ब्रोमाइड मतलब यहाँ पे हेलो अल्केन पकड़ लीजिए आप, एल्काइल हैलाइड, उसके साथ अगर हम करते हैं रिएक्शन तो अल्कीन बनता है। साथ में यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात ये भी है कि यही रिएक्शन अगर आपको सेम दिया रहता, मान लीजिए आपके पास होता इथाइल ब्रोमाइड और अगर इसका रिएक्शन करना होता एक्वस KOH, थोड़ा मीडियम चेंज है यहाँ पे, वहाँ पे अल्कोहलिक था और यहाँ पे एक्वस है। अगर एक्वस KOH होता है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या देखने को मिलेगा आपको कि Br बाहर निकलेगा, OH अंदर आएगा। मतलब यहाँ पे ये इस प्रकार का प्रोडक्ट आपको बना के दिखाएगा, CH3 CH2 Br बाहर OH अंदर, मतलब अल्कोहल बन जाएगा आपका, अल्कोहल, है ना। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपको छकाने के लिए दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे इथीन भी दिया गया है साथ में OH भी। तो अगर आप ऐसे करने जाओगे कि यहाँ से K प्लस OH माइनस, फिर यहाँ पे
Br-C+। वैसे करने जाओगे तो प्लस के पास आप बोलोगे माइनस आएगा तो OH घुस जाएगा, लेकिन वो कब होगा, एक्वस पे, एल्कोहलिक पे एलिमिनेशन करके वो आपको एल्कीन देगा। याद रखना इस बात को, एल्कोहलिक होने पे एल्कीन बनने वाला है, डबल बॉन्ड, और एक्वस रहेगा तो अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोलता है 19 नंबर में, ब्यूटेन टू ऑल इज ए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और डाइहाइड्रोइक एल्कोहल। आपको पता करना है कि ब्यूटेन टू ऑल क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको डिग्री के बारे में पता होना चाहिए। तो डिग्री आप कैसे पहचानोगे, वो यहाँ पे देखें। डिग्री आपको 3 देखने को मिलते हैं जनरल में, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। 1 डिग्री हम किसे बोलेंगे, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक फंक्शनल ग्रुप है ए, है ना। ए क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, एसिड हो सकता है, कुछ भी, है ना। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे हो सकते हैं। अब ये ए जिस कार्बन से लगा हुआ है, ये वाला कार्बन है, वो कितने कार्बन से लगा हुआ है, तो हम देख सकते हैं उसके बगल में एक ही कार्बन है ये। इसका मतलब है कि वो 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री बोलेंगे, या फिर हम उसी को बोलेंगे प्राइमरी। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट वाले में। ये जो ए देख रहे हैं, ए जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो बाकी अन्य दो कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये 2 डिग्री कहलाएगा, हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी। थर्ड डिग्री क्या होता है, थर्ड डिग्री देखिए, ए जिस कार्बन से लगा हुआ और 3 कार्बन से लगा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे थर्ड डिग्री या फिर टर्सरी। आप ऐसे पहचान सकते हो 1 डिग्री 2 डिग्री और थर्ड डिग्री को। अब आपको यहाँ पे तो वही काम करना है कि जो ब्यूटेन 2 ऑल है आपके पास, ब्यूटेन 2 ऑल, आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए, स्ट्रक्चर देखिए, इस प्रकार से होगा। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या बोला, ब्यूटेन 2 नंबर पे ऑल होगा। ऑल का मतलब क्या होता है, OH, तो 1 2। अब 2 नंबर पे देखिए आपका यहाँ पे OH लगा हुआ है, ये OH 2 नंबर पे, ये हो गया आपका ब्यूटेन 2 ऑल। अब पता करना है कि 1 डिग्री है 2 डिग्री है, तो आराम से कर सकते हैं। OH जिस कार्बन से लगा है वो ये वाला है, तो वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, और 1 2 कार्बन, है ना। तो ये 2 डिग्री होगा, थर्ड नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये वाला, क्योंकि आप देखिए OH जिस कार्बन से है वो तो यही 2 से है ना, ये वाला कार्बन तो इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन तो इससे जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो OH है वो कितने डिग्री का होगा, थर्ड डिग्री नहीं, गलती से भी आप थर्ड डिग्री पे ऑप्शन में सही नहीं मानोगे, ये 2 डिग्री होगा, 1 2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 2 डिग्री। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल देखिए आप, 20 नंबर। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आपको दिए जा रहे हैं ना। आप सब सवाल आपको मॉडल सेट में आते रहते हैं लगभग, तो इसमें आप लोग देखते चलोगे और लिखते भी चलोगे, पढ़ते भी चलोगे, है ना। बढ़िया से तैयारी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 20 नंबर क्या बोल रहा है कि ये इथेनॉल है, 2 कार्बन दिख रहा नहीं है, इथेनॉल अल्कोहल ग्रुप है, ये अल्कोहल कंपाउंड है। इथेनॉल को हम क्या कर रहे हैं, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं 443 केल्विन पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 4 ऑप्शन में से हमको बताना है। वैसे आप जानते होंगे, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो ए नंबर होगा, मतलब यहाँ पे बनेगा इथीन। इथेनॉल से बन जाएगा इथीन, मतलब यहाँ पे कैसे बनेगा इथीन, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे बनेगा। तो वो रिएक्शन यहाँ पे आप देखिए, ये आपका इथेनॉल है, और अगर हम इथेनॉल मतलब अल्कोहल का रिएक्शन H2SO4 और 443 केल्विन पे कर देते हैं, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। किस नाम से जाना जाता है ये रिएक्शन, डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेट का मतलब आप समझ रहे हैं, हाइड्रा का मतलब होता है पानी, एक्वा पानी होता है। डिहाइड्रेट मतलब पानी निकल जाना, कम हो जाना, पानी उस पदार्थ से निकल जाने को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। सिंपल में यहाँ पे अल्कोहल दिख रहा होगा आपको, अल्कोहल में से हमको इस रिएक्शन करेंगे तो हम इसको डिहाइड्रेशन बोलेंगे, मतलब हमको पानी बाहर निकलना है। यहाँ पे तो हमको OH दिख रहा है, अगर हमको इस पार्ट से एक H मिल जाए तो H और OH मिलके बाहर कौन निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा H2O। H2O बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या, OH चल गया, H चल गया, मतलब 2 कार्बन जो यहाँ पे लिखा हुआ C2। H पहले 5 था, अब कितना बचेगा, 1 निकल गया तो 4, तो C2H4। अब C2H4 किसका होता है, तो वो ये होता है आपका इथीन। देख रहे ना आप, ये इथीन है, इथीन C2, ये देखिए C2 और H कितने टो है, 4, 2 और 2 में 4, ये C2 का स्ट्रक्चर है और ये इसका फॉर्मूला है। तो आपका इथीन बनने वाला है। जो आपका ऑप्शन क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपका ए है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। लेकिन हाँ सुनिए, इस पर एक बढ़िया सवाल भी आपका बनता है, वो देखिए। इसी पे अगर हम क्या करते हैं, यही मेरा मान लीजिए आपका इथेनॉल है C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, इसका हम रिएक्शन सेम कर रहे हैं H2SO4 के साथ, और अगर हम इसमें टेम्परेचर देंगे 413 केल्विन, कितना केल्विन, यहाँ पे कितना दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा आप इसको, यहाँ पे दिया हुआ है आपका 443 केल्विन, लेकिन यहाँ पे अगर हो जाए 413 केल्विन, 413 केल्विन थोड़ा कम कर दिया जाए तो उस समय ईथर बनता है। और वो भी कैसे ईथर बनेगा, वो देखिए C2H5O, फिर से एक बार C2H5O के इधर भी देखिए R है अल्काइल पार्ट, O के इधर भी देखिए R है अल्काइल पार्ट। हम इस प्रकार के कंपाउंड को ईथर कंपाउंड बनते हैं, इसका नाम होता है डाई
इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, ये पूछा गया सवाल है, हम देखे हुए हैं मॉडल सेट क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि ऐसे अल्कोहल रहेंगे H2SO4, हाँ H2SO4 ना होकर के ये भी हो सकता है H3PO4, ये भी हो सकता है। अगर दोनों रहे, दोनों में से कोई एक रहे और यहाँ पे 413 केल्विन रहे तो ईथर बनेगा, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। और अगर 443 केल्विन रहे तो उसमें डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा और वहाँ पे आपको बनेगा इथीन। तो अभी हमको सवाल में तो डिहाइड्रेशन वाला पूछा है क्योंकि 443 केल्विन दिया हुआ, तो ये बनने वाला है। अब आ जाते हैं आपका 21 नंबर। यहाँ पे देखिए आपको एक बढ़िया नोट्स मिलेगा, ये नोट्स आपको बहुत मदद करने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं कि है क्या। ये आपका एल्डिहाइड है क्योंकि यहाँ पे CHO लगा हुआ है। अब एल्डिहाइड कितने कार्बन वाला एल्डिहाइड है? 2 कार्बन, 2 कार्बन मतलब एल्डिहाइड के लिए हम अल लगाते हैं तो ये इथेनल है। ये इथेनल का हम कर रहे हैं रिएक्शन H2 के साथ, मतलब हाइड्रोजन के साथ, और किसके प्रेजेंस में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर आप जान रहे हैं तो यहाँ पे रिडक्शन होने वाला है। चलिए पहले आप इसका नोट्स देखिए, क्या बनेगा वो तो आप जान ही जाओगे खुद नोट्स देखने के बाद। यहाँ पे आइए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक नोट्स लेते हैं। अल्कोहल है आपके पास, ठीक है, और अल्कोहल मतलब OH, और अगर आपको अल्कोहल से करना है एल्डिहाइड मतलब CHO, OH से अगर आपको CHO बनाना है तो हमको उसके लिए करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन। ये किसका सिंबल है? ऑक्सीडेशन का, ये ऑक्सीडेशन है आपका। मतलब अगर हम अल्कोहल का करेंगे ऑक्सीडेशन तो बनेगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का करेंगे अगर ऑक्सीडेशन तो बनेगा एसिड, COOH। समझ में आता है? और अगर हम डायरेक्ट अल्कोहल को करेंगे ऑक्सीडेशन तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को करेंगे ऑक्सीडेशन तो एसिड, और अगर डायरेक्ट हम करेंगे अल्कोहल से एसिड तो हमको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, लेकिन किसके प्रेजेंस में? KMnO4। बहुत बढ़िया है ये। KMnO4 क्या होता है वो देखिए, KMnO4 को हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, और KMnO4 एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब वो अल्कोहल को डायरेक्ट ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर सकता है? एसिड में। अगर सिंपली ऑक्सीडेशन करवाएंगे O2 के प्रेजेंस में तो वो एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड को करेंगे तो एसिड। डायरेक्ट करने के लिए हमको KMnO4 का जरूरत पड़ेगा। अब इसी का रिवर्स, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, हम रिवर्स क्या करेंगे? एसिड से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से अल्कोहल। तो उसके लिए ये नोट्स कि मान लीजिए आपके पास एसिड है, एसिड का आप रिएक्शन करोगे H2 है, मतलब यहाँ पे होने वाला है रिडक्शन। मतलब सिंपल में क्या कि एसिड का अगर हम करेंगे रिडक्शन तो करेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का करेंगे रिडक्शन तो देगा अल्कोहल। फिर से एसिड का करेंगे रिडक्शन तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का करेंगे रिडक्शन तो अल्कोहल। और अगर डायरेक्ट एसिड से चाहते हैं अल्कोहल तो हमको करना पड़ेगा रिडक्शन किसके प्रेजेंस में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो क्या है आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसका नाम पड़ होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आप इसको भी याद रखोगे, ये नोट्स आपके बहुत कारगर होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अब देखिए, बहुत आपका सिंपल तो हो ही गया। क्या हुआ? एसिड का करेंगे रिडक्शन तो एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का करेंगे रिडक्शन तो अल्कोहल। तो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है? यहाँ पे एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का H2 यानी रिडक्शन होगा, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से और किसके प्रेजेंस में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो एक प्रकार का आपका रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो यहाँ पे एल्डिहाइड का रिडक्शन से क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। अब देखिए नोट्स में आपको दिखाए थे कि अल्कोहल के एल्डिहाइड का अगर हम करते हैं रिडक्शन तो क्या बनने वाला है? अल्कोहल बनने वाला है। मतलब यहाँ पे आपको अल्कोहल बनेगा, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये जो एल्डिहाइड है वो तो 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो अल्कोहल भी कितने कार्बन वाला बनेगा? 2 कार्बन वाला। तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल कहीं आपको दिख रहा है क्या? तो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है, वही होगा आपका सही आंसर। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। यहाँ पे 4 प्रोसेस आपको दिए हुए हैं, 4 मेथड आपको दिए हुए हैं। हमको पता करना है, बताना है कि कौन सा मेथड मेटल को रिफाइनिंग करने के लिए नहीं होता है। तो उसका आंसर होता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग ये जनरल प्रिंसिपल वाला 6 नंबर चैप्टर का एक छोटा सा सवाल है, आप उसमें पढ़ने से ही आपको पता चलेगा कौन से मेथड से किसको हम लोग किस प्रकार से मेटल को प्राप्ति करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल, चलिए सवाल नंबर 23 क्या है? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पहले तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या होता है वो देखिए आप। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन को रेडियो एक्टिव डीके के नाम से भी जाना जाता है, और इसका मतलब क्या होता है? द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय हेवियर न्यूक्लियाई। आप ये जानते होंगे कि जो बड़े बड़े न्यूक्लियाई होते हैं, बड़े बड़े न्यूक्लियाई का मतलब आप जैसे यूरेनियम, रेडियम, है ना, बड़े बड़े न्यूक्लियाई मतलब जिसका मास नंबर एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा हो, जिसमें जैसे 82,
82 हो जाएगा, 91 एटॉमिक नंबर। बड़े बड़े न्यूक्लियाई में से क्या होता है ना कि इमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, किसका, रेडिएशन का, एनर्जी का उत्सर्जन होता है। हम ये देखते भी हैं कि जो टी शर्ट उशर्ट में जो रेडियम होता है, रेडियम रात को भी चमक रहा होता है, तो उसका चमकने का रीज़न क्या है कि वो इमिशन कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, किसका, रेडिएशन का, जो हमको चमकते हुए नज़र आता है। तो रेडियो एक्टिव डीके का मतलब वही है कि वो पदार्थ अपने से एनर्जी को इमिट कर करके क्षय होने लगेगा। डीके का मतलब क्षय होता है। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन आपको पूछा है कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन किसका एग्जाम्पल है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर। अब आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले तो ये जान लीजिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या फिर डीके। लेकिन आपको बता दें यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म आपके लिए क्या रहेंगे कि आप केमिकल काइनेटिक्स थर्ड चैप्टर में से, थर्ड या फोर्थ है शायद, उसमें से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी ये आप दोनों जरूर पढ़ोगे, जरूर, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे इस बार के एग्जाम के लिए। आप जरूर पढ़ोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायामैग्नेटिक इन नेचर। अब आपको डायामैग्नेटिक पूछा है, कभी पैरामैग्नेटिक भी पूछा जा सकता है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते होंगे, डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरो एंड फेरिक। तो उतना नहीं, अभी हम बात करते हैं डाया पे और पारा पे। ये सवाल जनरल में आते रहता है। आपको एक 4 ऑप्शन देगा, बताने बोलेगा, बोलो कौन डायामैग्नेटिक है, कौन पैरामैग्नेटिक है। तो डायामैग्नेटिक के लिए हम क्या देखेंगे, सिंपल में आप इसको याद रखोगे, डायामैग्नेटिक आप उसे बोलोगे जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और पैरामैग्नेटिक में हम देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें देखेंगे पेयर्ड, इसमें अनपेयर्ड। हाँ, इन लोगों का कुछ नेचर भी होता है, कुछ प्रॉपर्टी है कि डायामैग्नेटिक पदार्थ को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, नॉर्थ साउथ के बीच में रख देते हैं, तो उसको वो हल्का सा रिपेल करेगा। ये हल्का रिपेल महसूस करता है, तो ये हल्का सा अट्रैक्शन है ना। और एक होता है आपको फेरोमैग्नेटिज्म जो बहुत अट्रैक्टेड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि आपको बोला गया कौन आपका डायामैग्नेटिक है। ऑप्शन में है कोबाल्ट 2+, निकल 2+, Cu 2+ एंड जिंक 2+। इसमें जो आंसर सही है आपका वो Zn2+ है। कैसे है वो देखते हैं। वो यहाँ पे देखिए, जिंक का, जेडन जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे सबसे वाइज, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10। हमको 2+ चाहिए, तो कहाँ से निकल जाएगा, 4s2 जो बाहर है। अब 4s में बचेगा 0 और 3d में 10 का 10। अब d में होते 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, और 5 में 10 भरना है, तो 10 भरेंगे तो डबल 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 डबल, यानी सबके सब कैसे हैं, पेयर्ड है। अगर सबके सब पेयर्ड हैं तो वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। अगर हम बाकी को भी देखेंगे, जैसे पहला ऑप्शन में कोबाल्ट 2+ है, तो कोबाल्ट 2+ में लास्ट में आपका बच जाएगा, जैसे इसमें बचा है 4s 3d 10 ना, कोबाल्ट में आपका बचेगा 4s 0 3d 7, निकल में बचेगा 4s 0 3d 8, कॉपर वाले में बचेगा 4s 0 3d 9। तो ध्यान से दीजिए, डी में तो 5 ऑर्बिटल में पेयर होने के लिए 2 होकर के 10 चाहिए होगा। 7 में अनपेड तो बचेगा ही। पहले तो 5 सिंगल सिंगल सिंगल, यहाँ एक 3 अनपेड बच जाएंगे, यहाँ पे 2 अनपेड बचेंगे, यहाँ पे 1 अनपेड। और अगर ये सब अनपेड है मतलब ये डाया नहीं है, पैरामैग्नेटिक है ना। तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, बाकी सब आपके पैरामैग्नेटिक हैं और आपके जिंक जो है वो डायामैग्नेटिक है। अब नेक्स्ट सवाल बोलता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो आपको कहलाते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप पहचानोगे कैसे, तो उसके लिए आप ये याद रखना, ये आपको मदद करेगा। ट्रांजिशन एलिमेंट पहचानने का तरीका है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं डी ऑर्बिटल में, उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जिंक वाला में तो अनपेयर्ड नहीं मिला, तो क्या जिंक आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहला सकता है, नहीं, जिंक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। लेकिन जिंक कौन से ब्लॉक का होता है, तो डी ब्लॉक। यहाँ पे ऑप्शन में देखिए आप, डी ब्लॉक हम सही मारे हैं अभी कि जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो डी ब्लॉक के होते हैं, जबकि जिंक भी आपका डी ब्लॉक का है, लेकिन फिर भी हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। रीज़न क्या है कि इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड नहीं होते हैं डी वाले में। तो ये एक एक्सेप्शन है। आपको ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहा जा सकता, तो आप वो भी याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर सवाल, क्या बोलता है, आपके पास है CH3CH2I यानी इथाइल आयोडाइड। 2 कार्बन है तो इथाइल है, आयोडाइड है। इथाइल आयोडाइड का रिएक्शन करेंगे KCN अल्कोहलिक मीडियम KCN के साथ, तो क्या बनेगा। इसमें आप बहुत सिंपल से इसको निकाल सकते हैं कि इसमें क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका है इथाइल आयोडाइड, इसका रिएक्शन करेंगे अल्कोहल KCN के साथ। जैसे करने जाएंगे, यहाँ से I बाहर जाएगा, CN अंदर जाएगा। आप इसको ऐसे कर लो याद रखने के लिए, K में प्लस, Cl माइनस, I में माइनस, C में प्लस, प्लस के पास जाएगा माइनस, माइनस के पास आएगा प्लस। तो यहाँ पे देखिए, प्लस के पास अगर माइनस आएगा तो क्या बनने वाला है, CH3CH2
प्लस के पास माइनस तो Cn आने वाला, तो Cn बनेगा। लेकिन हाँ यहाँ पे याद रखने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी चुका है इससे पहले। क्या है वो कि इसी रिएक्शन को अगर सेम करते हैं CH3CH2I, लेकिन इस बार हम ले लेंगे AgCN। यहाँ पे क्या लिया हुआ है KCN, यहाँ पे क्या लिया हुआ है AgCN। तो उस समय जो प्रोडक्ट बनेगा वो ध्यान में देखने वाली बात है, वहाँ पे ये बनेगा Cn नहीं NC। इसको हम बोलते हैं साइनाइड प्रोडक्ट, ये साइनाइड बना के देता है, और इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। एक होता साइनाइड तो एक होता आइसोसाइनाइड। ये C की ओर से जुड़ेगा और ये N की ओर से, याद रखोगे KCN पे Cn डाल दो, अंदर ले आएगा, और AgCN पे NC। उल्टा सवाल आपको पूछा जा सकता है, ये आया हुआ है, ये आ सकता है अभी आपको, तो याद रखोगे इसको भी आप। 26 के बाद नेक्स्ट वाला 27 नंबर बोलता है हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 गिव्स। प्रोटीन के हाइड्रेशन से, हाइड्रेशन का मतलब, हाइड्रेशन हमारा है पानी, हाइड्रेशन का मतलब है पानी को ऐड करना किसमें, प्रोटीन में। किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में। तो क्या मिलेगा हमको, तो ये सवाल जो पढ़ रहे हैं उन लोग तो फटाफट बोल देंगे कि क्या मिलने वाला है, जो नहीं है वो देखिए अभी आप, आपके लिए नोट से सिंपल सा। ये होता है प्रोटीन, ये क्या है आपका, ये प्रोटीन है। प्रोटीन में 3 कार्बन, प्रोप बोला है 3 कार्बन, 1 2 3, इन मतलब एल्कीन, इन तो डबल बॉन्ड, तो ये हो गया आपका प्रोटीन। प्रोटीन में आपको देना है हाइड्रेशन यानी पानी, ये वाटर है आपका, हाइड्रा है ना, हाइड्रा H2O, और इसको डाइल्यूट H2SO4 से देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे आपको मार्कोवनिक रूल को भी थोड़ा को फॉलो करना पड़ेगा। H2O में जो होता है इसमें हमको मिलेगा एक H+ और एक OH-। अब इस प्रकार से H+ को अगर हम इस प्रकार से एल्किन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे एक रूल लगता है, मार्कोवनिक रूल, जो क्या बोलता है कि H आप वहाँ जा कर के दोगे, H उस कार्बन को मिलेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो अब इन दोनों में डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे है एक सिग्मा और एक पाई वीक होगा, पाई बॉन्ड टूट सकता है। पाई बॉन्ड टूटने पर इन दोनों कार्बन में, इन दोनों कार्बन में आप देखिए H ज़्यादा कहाँ पे है, तो इसमें है या इसमें है, तो इसमें H ज़्यादा है तो उसके पास H+ जाएगा, और OH- बगल वाले के पास। तो अब सोचिए, ये तो CH3 का CH3 होगा, बगल वाले के पास H कम है तो कौन आने वाला है, OH, तो इसके पास आ गया OH। इसके पास 2 H है, इसके पास कौन जाएगा, H, तो ये बन जाएगा CH3। इसी को हम सिंपल में ऐसे लिख पाएंगे, CH3 CH, OH के लिए ब्रैकेट कर देंगे OH, और यहाँ पे CH3। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ आपको देखने को मिल रहा है वो देखिए आप, तो ये आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर B। तो यहाँ पे बनेगा, और आप देखने वाली बात है यहाँ पे अल्कोहल आ गया, मतलब OH घुस गया, ध्यान से देखिए आप, अल्कोहल बन चुका है आपका, अल्कोहल बन गया यहाँ पे। अब अल्कोहल अगर यहाँ बना तो अल्कोहल कितना डिग्री का है, ध्यान से देखिए, O जिस कार्बन से है वो कितना कार्बन, 1 2, तो ये 2 डिग्री का अल्कोहल आपको बना है, ये भी आप देखोगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका हो गया 28 नंबर, क्या बोलता है कि आपके पास है C5H5CHO, ये एक एल्डिहाइड है, वैसे ये C5 नहीं C6 होना चाहिए, है ना, C6H5 मतलब ये बेंजल्डिहाइड है, 2 मोल्स बेंजल्डिहाइड, ठीक है। NaOH कंसनट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करने पे आपको मिल क्या रहा है प्रोडक्ट, आप वो देखो। आपको बोले नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नेम रिएक्शन से आपको 3-4 मार्क्स तो सिक्योर हो जाते हैं, आप नेम रिएक्शन छोड़ना नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन में भी देखिए आपको 4 नेम रिएक्शन और तैयारी करने को मिल गया, पिछले में भी मिला था। यहाँ पे आप अब इसके ऊपर आप तैयार कर सकते हो, कॉल्ब के ऊपर, कॉल्ब रिएक्शन किसे बोलेंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन किसे बोलेंगे, फ्रायर-क्राफ्ट इससे पहले भी था, फिर कानिज़ारो। तो आपको बता दें कि यहाँ पे क्या बन रहा है वो देखिए, एल्डिहाइड का कंसनट्रेटेड NaOH के साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो बन रहा है एसिड, COONA एसिड सॉल्ट, और एक बन रहा है आपको अल्कोहल, एक आपको अल्कोहल बन रहा है, एक आपका एसिड बन रहा है। अब ऐसा कौन से रिएक्शन पे आपको देखने को मिलेगा अगर आप पढ़े हैं तो वो होता है कानिज़ारो रिएक्शन। याद रखोगे, कानिज़ारो रिएक्शन ये वाला होता है कि जब हम 2 मोल एल्डिहाइड को रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH देन एसिड एंड अल्कोहल इज फॉर्म्ड, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं 29 नंबर सवाल, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन CH3NH2 मिथाइलेमाइन, है ना, मिथाइलेमाइन पे हमको CH3NH2 में N का हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन पूछा गया है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए आप ये देखिए, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन का वैसे स्ट्रक्चर को देख करके, ये स्ट्रक्चर हम बना करके, स्ट्रक्चर को देखते हुए हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। तो ध्यान से सबसे पहले तो हमको ये दिया गया है CH3NH2, इसमें हमको किसका पता करना है, तो N का पता करना है। अब N को हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3 का CH3, N का N,
और इसमें 2 H है तो हम एक H इधर दे दिए हैं, एक H इधर दे दिए हैं। अब N के बाहर में होता है 5, तो 3 बना चुका है बॉन्ड, तो बच गया 2 ठो, 5 में से 2, ये इसको हम बोलते हैं लॉन पेयर। ये क्या कहलाता है? इसका लॉन पेयर। और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड देखिए, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2 3। मतलब अगर हाइब्रिडेशन करने जाएंगे तो इसका फॉर्मूला है सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। तो N के पास सिग्मा कितने बॉन्ड है? तो 3, और लॉन पेयर कितना है? तो 1 4। अब 4 के लिए आप क्या करोगे? एक हो गया S में तो एक ही ऑर्बिटल, फिर एक S हो गया, हम 3 + 1 4 4 4। और 4 के लिए आप कैसे करोगे? पहले S में एक ठो और P में 3 ठो, हो गया 4। S में तो एक ही होता है और P में 3 ऑर्बिटल, S और P में 3, तो sp3 जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन ऑफ N इन CH3NH2। हाँ, मान लीजिए यहाँ पे आपको कहीं पे ऐसा आया, मान लीजिए सिग्मा बॉन्ड को, आप सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर को प्लस किए, मान लीजिए आपको प्लस करने के बाद आ गया 2, तो 2 में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp सिर्फ, समझ रहे हैं? अगर 3 आ जाता है तो sp2, ठीक है? तो यहाँ पे sp3 वाला हो जाएगा आपका। सही आंसर कहाँ पे है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट आते हैं 30 नंबर, 1 डिग्री एसिडामाइड मे बी कन्वर्टेड इनटू अमाइन। ये आपका अमाइन चैप्टर का सवाल है। आप कुछ फिर से देखिए, यहाँ पे आपको और 4 नए मिक्सर मिल गया। मतलब एक ही मॉडल सेट 2000 के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आपको मॉडल सेट तैयारी आप अच्छे से करिए, है ना। देखिए पहले एक सवाल था जहाँ पे आपको यहाँ पे मिल गया आपको 4, इससे पहले भी एक था, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किए थे, वहाँ पर भी था आपका 4, फिर आपको 4 और नए रिएक्शन, एक हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, एक है आपका क्लेसन रिएक्शन, एक है आपका पर्किन रिएक्शन, और एक है आपका सैंडमेयर रिएक्शन। अब आपको इसमें से आपको फिर मिल गया आपको तैयारी करने का मौका। आप यहाँ से भी आपको नेम रिएक्शन करके रखेंगे। आप यहाँ पे आते हैं अब क्या बोला गया है? 1 डिग्री एमाइड को कन्वर्ट करना है एमाइन में, तो वो जो होता है वो आप यहाँ पे देखिए, उसके लिए भी एक नोट है। ये होता है 1 डिग्री का एमाइड, CONH2 को हम अमाइड बोलते हैं। ये एक अमाइड है और इसको कन्वर्ट करना है एमाइन में, मतलब CH3NH2 में, एमाइन में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम एमाइड का रिएक्शन करवाते हैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, और करने पे ये एमाइन बना देता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे एमाइड में कितने कार्बन थे? 1 और 2। यहाँ पे कितने कार्बन है? तो 1 है, मतलब 1 कार्बन हट गया है। तो 1 कार्बन को कम करने के लिए भी इस रिएक्शन का हम उपयोग करते हैं। मान लीजिए कन्वर्जन में आपको बहुत मदद करने वाला है। मान लीजिए आपको बोला गया कि आपके पास है प्रोपेनॉल है आपके पास, और प्रोपेनॉल से आपको बनाना है इथेनॉल। अब प्रोपेन में होता है 3 कार्बन, इथेनॉल में होता है 2 कार्बन। तो आप इसको चेंज कैसे करोगे? 3 से 2 करने के लिए, आपको हटाने के लिए ये रिएक्शन आपको मदद करेगा, और ये रिएक्शन कहलाता है आपका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ऑप्शन ए। ये होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे 1 कार्बन डिग्रेड हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 31 नंबर 31। क्या बोला गया? द गैस इन्वॉल्व्ड व्हेन मिथाइलमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। जब मिथाइलमाइन को हम रिएक्ट करेंगे नाइट्रस एसिड के साथ तो क्या बनेगा? तो ये देखिए, ये होता है मिथाइलमाइन, ये होता है नाइट्रस एसिड, CH3NH2 मिथाइलमाइन, नाइट्रस एसिड हो जाएगा HNO2। इसका रिएक्शन करने पे हमको सबसे पहले बनता है डाइजोनियम सॉल्ट। जब हम किसके प्रेजेंस में करते हैं? NaNO2 + HCl। डाइजोनियम सॉल्ट को पहचानने का तरीका है, आप ये देखोगे N2X, जहाँ पे X क्या क्या हो सकता है? Cl Br हाइड्रोजन ग्रुप। ये होता है डाइजोनियम सॉल्ट को पहचानने का तरीका, N2X। यहाँ पे RN2Cl बना हुआ है, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। अब डाइजोनियम सॉल्ट को अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब पानी के साथ रिएक्शन करेंगे, तब बनता है अल्कोहल। नाइट्रोजन गैस बाहर निकलते हैं और पानी। तो कौन सा गैस बाहर निकला? वही तो पूछा है सवाल में कि जब हम मिथाइलमाइन को रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रस एसिड के साथ तो कौन सा गैस बाहर निकल रहा? तो नाइट्रोजन गैस ना। अब ऑप्शन देखते हैं आपका, ऑप्शन में नाइट्रोजन गैस अगर होगा तो वही सही होगा। तो ये रहा आपका सही आंसर, नाइट्रोजन। अब आते हैं नेक्स्ट 32 नंबर, इसमें भी एक बढ़िया नोट्स मिलेगा आपको। व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज है ना, ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं। सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, है ना, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल चैप्टर का आपका सवाल है। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको पूछा क्या गया है कि अगर हम सुक्रोज का करेंगे हाइड्रोलिसिस, मतलब अगर हम उसको दे देते हैं पानी में, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो ये रहा आपका सुक्रोज और ये रहा उसका फॉर्मूला। इसको आप याद रखोगे। इसको कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस तो आपको मिलता है 2 चीज़ें, ग्लूकोज
और एक फ्रुक्टोज, ये मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, सुक्रोज को पानी में मिला देने पे वो किस में टूट जाता है, तो ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में। यहाँ पे आप आंसर देखिए कौन सा वाला है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, तो ये ऑप्शन 4 डी नंबर, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब जानने वाली बात यहाँ पे और है, नोट्स आप ध्यान से देखिए। अब एक होता है स्टार्च, स्टार्च को हाइड्रोलिसिस करने पे एन मोल ऑफ ग्लूकोज मिलता है, बहुत सारे ग्लूकोज के मोल्स आपको देखने को मिलते हैं, एन मोल। अगर आप यहाँ पे 2 लोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 3 तो 3 है ना। अब अगर माल्टोज करोगे, माल्टोज को ये पूछा गया है, माल्टोज याद रखोगे इसको, माल्टोज को हाइड्रोलिसिस करने पे ग्लूकोज बनेगा और साथ में 2 मोल ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज 2 मोल ग्लूकोज बन जाएंगे, 2 मोल। यहाँ पे क्या बन रहा था, सुक्रोज को करने पे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, माल्टोज को करेंगे तो 2 मोल ग्लूकोज। और अगर लेक्टोज करेंगे, लेक्टोज को हम मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं, ये भी सवाल शायद पूछा गया होगा, हमको लगता है ऐसा। लेक्टोज को मिल्क शुगर, तो ऐसे कौन से कार्बोहाइड्रेट को हम मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, तो वो लेक्टोज होता है ना, दूध में पाया जाने वाला लेक्टोज। अब लेक्टोज को अगर पानी में हम दे देते हैं तो 2 चीज़ में कन्वर्ट होगा, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज, आप इसको भी याद जरूर रखना। चलो अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बोलता है ए ड्रग विच इज़ अफेक्टिव इन क्यूरिंग मलेरिया, मलेरिया को ठीक करने के लिए कौन औषधि का यूज़ हम करते हैं, तो वो जो होता है वो होता है क्यूनिन। एस्पिरिन तो आप समझ ही रहे हैं, एस्पिरिन एक प्रकार का एनाल्जेसिक है, और एस्पिरिन से हम लोग जो ठीक करते हैं वो होता है हम लोग का एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन भी इसके पास होता है, एस्पिरिन के पास, है ना। मॉर्फाइन जो है ये भी आपका देखा जाए तो ये शायद आपका आता है नारकोटिक या नॉन नारकोटिक में से कुछ। और एनाल्जिन जान ही रहे हैं, या तो एनाल्जेसिक है आपका एनाल्जिन। तो एक क्यूनिन होता है जो मलेरिया को ठीक करता है, ठीक है। आप लोग जरूर पढ़ोगे औषध के बारे में, है ना, जिसमें आपको एंटीसीड एंड एंटीसेप्टिक देखने को मिलेगा, फिर एनाल्जेसिक, डिसइंफिकेंट, ट्रैंकुलाइजर्स, सब ये सब पढ़ लीजिएगा, आपको वहाँ से भी सवाल आएंगे। फिर है बेकेलाइट, किसका एग्जाम्पल है, तो बेकेलाइट बहुत सिंपल है, वो थर्मोसेटिंग होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या, कैसे प्लास्टिक होते हैं जिसको आप गर्म भी करोगे तो हार्ड का हार्ड ही रहेगा, वो जलेगा ही नहीं, उसको हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब बेकेलाइट किससे बनाए जाते हैं, इसके मोनोमर क्या है, ये पूछा गया सवाल है। इसका जो मोनोमर होता है वो होता है फेनॉल, मतलब ये जमाने आने लगा फेनॉल, ये होता है फेनॉल। और एक फॉर्मल्डिहाइड, HCHO, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, इन दोनों को मिला करके हम बेकेलाइट को तैयार करते हैं। यहाँ पे नोबेलक बनता है, फिर आगे उसको रिएक्शन करके हम बेकेलाइट की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ पे बेकेलाइट का जो मोनोमर होगा वो होगा फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड। तो ठीक है, देखिए हम लोग का केमिस्ट्री का जो सेट 1 था केमिस्ट्री का 2023 में जो भी आया है वो तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट वीडियो कल आएगा और वो होगा हम लोग का फिजिक्स मॉडल सेट, वो भी ख़त्म करने के बाद क्वेश्चन बैंक करेंगे चालू। तो जुड़े रहें और बढ़िया से अपने एग्ज़ाम को देने जाएँ। ठीक है, धन्यवाद।